छोटा बच्चे 18 मिनट की वीडियो है, इसको देखिए। इसमें ऐसा है कि हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली कम्बशन क्या होती है और गैस कम्बशन जो होती है उसको कौन से लॉ गवर्न करता है, और उस पर थोड़ा सा फिर हम आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे ताकि जो भी मसला चल रहा है उसको हल कर पाएँ। परफेक्ट कम्बशन का मतलब ये होता है कि हम बात करते हैं सोशियोमेट्रिक के हवाले से कि इतने मोल मेरे पास अगर कोई भी फ्यूल है, हाइड्रोजन है या मीथेन है, तो हमें उसके लिए इतने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर है, तो उस पर परफेक्ट कम्बशन हो जाएगी। जब हम लोग लैब एनालिसिस कर रहे होते हैं चीज़ों का, तो उसमें तो हम लोग ये अचीव कर सकते हैं कि हम बिल्कुल कंट्रोल अमाउंट ऑफ हीट दें, कंट्रोल अमाउंट ऑफ फ्यूल हो, कंट्रोल अमाउंट ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन हो, तो हम परफेक्ट कम्बशन को अचीव कर सकते हैं। उसी से हमें पता चलता है कि बेसिकली कितने मोल फ्यूल बर्निंग के लिए कितने मोल हमें ऑक्सीजन रिक्वायर है। लेकिन जब हम रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे होते हैं तो ये चीज़ अनअचीवेबल होती है कि हम परफेक्ट कम्बशन कर सकें, हमें कंप्लीट कम्बशन की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम कंप्लीट कम्बशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक नई टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं कम्बशन एयर। कम्बशन एयर जो होती है वो बेसिकली दो एयर्स का मजमूआ होती है, एक होती है प्राइमरी एयर और एक होती है सेकेंडरी एयर। अच्छा, ये वो टर्म्स हैं जो बेसिकली हम लोग सब इससे फैमिलियर हैं, लेकिन हम इनको इनके नाम से नहीं जानते। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर का चूल्हा है और आप देखते हैं कि वो येलो फ्लेम दे रहा है, ब्लू फ्लेम नहीं दे रहा, चूल्हे वाला आता है, वो उसका बर्नर खोलता है और उसके पीछे एक स्लेट होती है या पीबल होता है, वो उसको एडजस्ट करता है। या जो पहले एक गैस लैंप्स होते थे, आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि ये गैस लैंप लगा हुआ है, ये उसका एलिमेंट है और यहाँ से एक पाइप आ रहा है, उस पाइप में एक स्लिट ओपन होती है। अगर आप कभी और से देखें, और अक्सर ऐसा होता था कि उस स्लिट के अंदर आग लग जाती है, लेकिन अगर वो परफेक्टली काम कर रहा है तो स्लिट में आग नहीं लगेगी, आग जो है वो नीचे लैंप का जो एलिमेंट है उसमें लगेगी। वो स्लिट ओपन क्यों होती है? जब गैस वेलोसिटी से आती है तो वहाँ पर वेंचुरी बनती है, वो एयर कटिंग करती है। फ्लेम के जलने के लिए जो एयर रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एयर, और वो प्राइमरी एयर बेसिकली सबसे पहले हाइड्रोजन को बर्न करने में काम आती है। उसके बाद अगर हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन बाद में बर्न होगा, हाइड्रोजन उसमें पहले टूट के बर्न हो जाती है। तो वो जो स्लिट ओपन है वो बेसिकली सेकंड कर रही है वेंचुरी की मदद से और प्राइमरी एयर प्रोवाइड कर रही है। और अगर वो वेंचुरी डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा कि वहाँ से गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और वहाँ पे आग लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो लैब के अंदर बंसन बर्नर फ्लेम यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसको नीचे से उसको खोलते थे, बंद करते थे, उसमें एक एयर रजिस्टर लगा होता था। तो जब बंसन फ्लेम बिल्कुल ब्लूइश हो जाता था तो हम समझते थे कि ठीक है अब ये मैक्सिमम अपनी हीट दे रहा है, और उसके ऊपर हम अपना जो भी एक्सपेरिमेंट होता था कर ही थे। इसके अलावा जो है लाजमी नहीं है कि आप हर जगह पे प्राइमरी एयर प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ जगह पे आप के पास प्रोविजन नहीं होती। जैसे तंदूर होता है, तंदूर के अंदर प्राइमरी एयर देने की प्रोविजन नहीं होती, लेकिन आपने देखा होगा कि तंदूर के साइड पे एक छोटा सा होल होता है जहाँ से वो एयर सकिंग कर रहा होता है, और कभी अगर आपने उसमें हाथ लगा के देखा हो तो वो ठंडा होता है। अगर मतलब वहाँ से इस ठंडा होने का मतलब क्या है कि वो एयर सक कर रहा है, कोल्ड एयर उसकी तरफ रश कर रही है, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकालेगी। तंदूर वाला जब थोड़ी देर के लिए अपना काम बंद करता है तो वो उसको लॉक कर देता है, क्योंकि अगर वो लॉक नहीं करेगा तो उसका फ्यूल जो है वो बिना वजह बर्न होता है। तो वो एयर सकिंग क्यों हो रही है? वो होती है ड्राफ्ट की वजह से। वो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं तो आपको of heat is needed to start the chemical process of combustion. We gotta have some sort of heat source. दो तरह की कमर्शियल एयर होती है, प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो गैस हमारे पास आ रही है वेंचुरी की मदद से वो एयर को सकिंग कर रही है। तो यहाँ पर टिप पर जो हमारे पास इग्निशन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एयर है उसको हम प्राइमरी एयर कहते हैं। अगर हम सिग्मा थर्मल से इसको रिलेट करें तो सिग्मा थर्मल के अंदर क्या है कि जो फ्यूल की लाइन जा रही है उसी के अंदर परफोरेशन है और वो सराउंडेड है एक बॉक्स से। उस बॉक्स के अंदर हमारे पास ब्लोअर की मदद से कम्बशन एयर जा रही है। तो जो पाइप है उसके फ्यूल गैस का पाइप, उसके अंदर जो परफोरेशन हैं, सुराख हैं, वेंचुरी बनती है, वो एयर को सकिंग करती है और अपनी प्राइमरी एयर खुद से लेते हुए अंदर चली जाती है। और बाकी जो एयर होती है वो बर्नर के सराउंडिंग से जाती है और वो सेकेंडरी एयर के तौर पर बर्निंग में मदद देती है। बेसिकली इग्निशन तो स्टार्ट होगी बर्नर टिप के ऊपर और वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बर्न होगी अब और साथ में हमारे पास एक उसका बाय प्रोडक्ट बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्निंग के लिए चाहिए होती है सेकेंडरी एयर। तो जो हमारे पास आउटर लेयर होती है किसी भी फ्लेम की, उसमें जो बर्निंग में मदद दे रही होती है वो सेकेंडरी एयर हमें बर्निंग में मदद दे रही होती है। की बात करते हैं तो
बेसिकली हम एयर स्टार्वेशन की बात करते हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दो तरह की कम्बशन होती है, परफेक्ट होती है और कंप्लीट कम्बशन होती है। क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल है, इसमें परफेक्ट कम्बशन नहीं हो सकती, इसमें कंप्लीट कम्बशन की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इनफेयर सप्लाई नहीं कर पाते किसी भी रीज़न की वजह से, तो इनकम्प्लीट कम्बशन शुरू हो जाती है। इनकम्प्लीट कम्बशन के हमारे पास लिखने का पैमाना क्या होता है? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, या हमें सूट ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, ब्लैक कलर का स्मोक ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब होता है कि हम इनकम्प्लीट कम्बशन वाले जोन में दाखिल होते हैं। अच्छा, इनकम्प्लीट कम्बशन जोन में दाखिल होने का रीज़न अगर हम अभी बात करें, तो इस वक्त हम जो सिग्मा थर्मल फर्नेस पे इशू फेस कर रहे हैं, हम इस फेज में दाखिल होते हैं और निकलते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि दो तरह की हीट्स होती हैं जो हमने मैट्रिक में पढ़ी हैं फिजिक्स के अंदर। एक होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक होती है सेंसिबल हीट। तो वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि ये मेरे पास वाटर ग्लास है, इसको मैंने हीट करना शुरू किया, जहाँ पे अपना फेज बदलेगा इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये वाटर से लिक्विड फेज से ये गैस फेज में आ जाएगा या वेपर फेज में आ जाएगा, तो वो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। सेंसिबल हीट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक चीज़ गैस बन चुकी है, या कोई चीज़ अगर लिक्विड है, जैसे पानी था, ये मैंने उठाया, ये रूम टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो ये बॉयल आउट होना शुरू होगा। 30 से लेकर 100 तक जाने के लिए इसने जितनी भी हीट कंज्यूम की है वो इसकी सेंसिबल हीट है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है सेंसिबल हीट का। सेंसिबल हीट का फैक्टर किस तरह इन्वॉल्व हो जाता है? हम जो फ्यूल उसको दे रहे हैं बर्निंग के लिए, उसके अंदर भी नट गैस है, नाइट्रोजन है। उसके अलावा हम जो उसको एक्सेस एयर दे रहे हैं ताकि वो अपनी कंप्लीट कम्बशन कर पाए, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन क्या करेगी? वो सेंसिबल हीट को गेन कर लेगी, सेंसिबल हीट को गेन करेगी और वो हमारा लॉस है, वो किसी काम नहीं आएगा हमारा, और वो सेंसिबल हीट गेन करके स्टैक से निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपनी जो एक्सेस एयर है उसको ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि मेरा फर्नेस मुझे ड्यूटी पूरी नहीं दे पा रहा, तो मेरी कोशिश क्या है कि मैं किसी तरीके से ड्यूटी पूरी करूँ। उसके लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी एयर को कंट्रोल करना शुरू करता हूँ। बेसिकली ये फर्नेस डिज़ाइन है 15% एक्सेस एयर। 15% एक्सेस एयर पे डिज़ाइन जो फर्नेस होते हैं वो बेहतरीन फर्नेस कहलाते हैं अपनी एफिशिएंसी के हवाले से। जो ओल्ड डिज़ाइन होते थे उसमें 50% एक्सेस एयर के साथ डिज़ाइनिंग होती थी, वो 66% से ऊपर एफिशिएंसी नहीं दे पाते। लेकिन सिग्मा थर्मल का जो फर्नेस है ये 87% एफिशिएंट फर्नेस है। और इसमें एक खुद इनका एक अपना मॉड्यूल है, अगर हम उसको साथ में इसके कन्फिगर करते हैं तो ये 93% की गारंटी देता है कि 93% आप इससे एफिशिएंसी जो इसकी ले सकते हैं। अब मामला क्या आ गया है कि मैं हीट नहीं ले पा रहा और मेरे पास एक इशू आ रहा है कि स्टैक टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके लिए मैं एक्सेस एयर को कंट्रोल कर रहा हूँ। एक्सेस एयर कंट्रोल करते करते मैं 15% की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे भी नीचे आ रहा हूँ। जब मैं उससे भी नीचे आता हूँ तो मेरे पास मसला क्या होता है कि इनकम्प्लीट कम्बशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू होती है और साथ में सूट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होता है। पॉइजनिंग जो है ये नॉर्मली हम लोग सुनते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं, जब लोग अपने कमरे के अंदर कोई भी गैस फाइड या कोल फाइड वो बर्नर यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। या इसके अलावा अभी जो लास्ट टाइम मरी इंसिडेंट हुआ था जिसमें 4-5 लड़के होते हैं कार में दम घुटने से मर गए थे, उसमें भी ये हुआ था कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी उसने उनको इनगल्फ कर लिया था और वो उनको पता ही नहीं चला, वो नींद के अंदर ही इंतकाल कर गए। उसकी वजह क्या होती है कि एस्पाइरेशन होती है। एस्पाइरेशन जो होती है उससे अगला जो स्टेप होता है वो हेलुसिनेशंस का होता है कि आपको लगता है कि एक चीज़ हो रही है ड्रीम की तरह, लेकिन वो एक्चुअली में वो चीज़ नहीं हो रही। इसमें बेसिकली कहना चाह रहा है कि हम जितना ज़्यादा इस काबिल होंगे ये फ्लू गैसेस के टेम्परेचर को हम लोग नीचे लेके आ पाएँ और उससे मैक्सिमम हीट रिकवरी कर सकें, उतनी ज़्यादा जो फर्नेस है हमारी वो एफिशिएंट होती चली जाएगी। इसमें जो कंडेंसिंग फर्नेस की बात कर रहा था, कंडेंसिंग फर्नेस से इसकी मुराद ये है कि आप फ्लू गैसेस का टेम्परेचर कम करते करते इस पॉइंट तक आ गए कि उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होने की तरफ आ गए। एक्चुअली हम उसको टारगेट करते हैं लेकिन उसको अचीव नहीं करते। उसको अचीव ना करने की रीज़न क्या होती है? हम 220 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमेशा कोशिश करते हैं कि फर्नेस टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा चले, क्योंकि अगर आप 220 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आते हैं तो ना सिर्फ वाटर वेपर का ड्यू पॉइंट अचीव होता है बल्कि एसिड ड्यू पॉइंट अचीव हो जाता है। एसिड ड्यू पॉइंट का मतलब यह है कि चूँकि आपकी जो गैस जा रही है उसके अंदर CO2 भी है,
और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है। तो वो क्या करेगा कि जहाँ पर पहला वाटर वेपर कंडेंस होगा अपने ड्यू पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर वो वहाँ पर वो एब्जॉर्ब होकर क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, ओनियम बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, और वो आपके सिस्टम को क्रोड करना शुरू कर देगा। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर कोई फर्नेस ऐसा नहीं है जो मैक्सिमम हीट को इस्तेमाल कर ले। तो लेकिन ऐसे फर्नेसेस बहरहाल होते हैं जो कि मैक्सिमम हीट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बल्कि मेरे एक्सपीरियंस में एक ऐसा फर्नेस भी है कि उसका टेम्परेचर हम वहाँ तक ले आते थे कि उसमें हमें उसमें मैन्युफैक्चरर ने ग्लास ट्यूब दी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर मेटालिक ट्यूब सस्टेन कर ही नहीं पाती थी, वो बहुत जल्दी क्रोड हो जाती थी। तो उसमें लेकिन ख़तरा क्या होता था कि आपका एक रॉन्ग मूव ड्राफ्ट के हवाले से, अभी हमने ड्राफ्ट डिस्कस नहीं किया, एक रॉन्ग मूव ड्राफ्ट के हवाले से बहुत कैटास्ट्रॉफिक होता है। वो तो आपके मेटालिक पार्ट्स को डैमेज कर देता है, तो उसमें वो ग्लास ट्यूब जो थी वो ब्रेक होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। आपका फर्नेस कंडेंसिंग फर्नेस नहीं है, तो आप कोशिश भी ना करें कि आप उसको कंडेंसिंग फर्नेस की तरह ऑपरेट करें और उसका फ्लू गैस का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करें। अगर फ्लू गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो इशू क्या आएगा कि ऐसे ट्यूब पॉइंट अचीव होगा और उसकी मेटलर्जी उसके हवाले से डिज़ाइन नहीं होगी, तो वो क्रोड होना शुरू हो जाएगा। अपनी वीडियो में ये बताएगा कि हमारा जो सिग्मा थर्मल फर्नेस है वो किस तरीके से ऑपरेट होगा। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ होगा, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बोलते कुछ नहीं बताएगा। एक टाइप डिस्कस की थी कंडेंसिंग फर्नेस, लेकिन फर्नेस और भी उसके पैरामीटर इस पर डिफाइन नहीं किए। हमारे पास नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस होती है, फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस होती है, और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फर्नेस होती है, और बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेस होती है। ड्राफ्ट बेसिकली क्या चीज़ है? ड्राफ्ट होता है कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी तंदूर की, कि वहाँ अगर जूस का होल है वो वहाँ से एयर सकिंग कर रहा है। बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं, उसके सराउंडिंग जो एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होना शुरू होती है और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है। जिस प्रिंसिपल पे वो हॉट गैसेस बैलून ऊपर उठते हैं, तो उसकी जगह रशिंग करने के लिए क्या चीज़ आती है? कोल्ड एयर आती है। तो जब आप एक फर्नेस फायर करते हैं और वो नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस है, तो नेचुरल ड्राफ्ट कब कहलाएगी कि आपने उसमें एक दफ़ा इग्निशन का प्रोसेस शुरू कर दिया, और इग्निशन का प्रोसेस शुरू करने के बाद गैसेस गर्म होना शुरू हुई, ऊपर उठना शुरू हुई, तो उनको रिप्लेस करने के लिए सराउंडिंग से गैसेस आना शुरू हुई। तो एक नेचुरल फ्लो जो होता है वो नेचुरल फ्लो शुरू हो जाता है गैस का और एयर का, जो उसमें रशियन हो रही होती है। इसमें हम लोग इसको मेजर कर रहे होते हैं कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर से, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है कि फर्नेस का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो कितना चल रहा है, और क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा कम है या नहीं है। जो आइडियल वैल्यूज़ होती हैं इसकी किसी भी फर्नेस के ड्राफ्ट की, अगर हम अपनी एग्जांपल में फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस है हमारा, तो वो होती है -0.06 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम से लेकर +0.06 वाटर इंचेस ऑफ कॉलम तक। ये आइडियल होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होती। इतना बेहतरीन किस्म का कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हमें इसमें क्या होता है, कोशिश करनी होती है कि हम इसको 0.25 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम से लेके, ये मतलब बेहतर नहीं है 0.25, लेकिन कोशिश होती है कि 0.25 से ऊपर ना जाए और नीचे ये -0.5 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम से नीचे ना जाए। अगर किसी भी वजह से नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस है और उसका ड्राफ्ट पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? बैकफायर का। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर कोई एक फर्नेस भी ऐसा नहीं है जो फोर्स ड्राफ्ट ना हो, तो हम लोगों ने अभी तक ये खतरा फेस नहीं किया। उसमें क्या होता है कि जो उसका हीटर बॉक्स होता है वो प्रेशराइज हो जाता है और वो बैकफायर मारता है, तो उसके आसपास सराउंडिंग इक्विपमेंट भी डैमेज होता है। अगर कोई पर्सनल कोई जॉब कर रहा है उसके इंजर्ड होने का खतरा होता है। और अगर बड़ा बैकफायर है तो ये भी पॉसिबल है कि फर्नेस के अंदर की रिफ्रैक्टरी गिर जाए, या जो उसकी हुक्स होती हैं जिस पे पाइपिंग ले कर रही होती है वो डैमेज होने का खतरा होता है। और ये खतरा हम आगे फोर्सी कर रहे हैं। जाफर एक्सपेंड के लिए जो हमारे रेडियस ने फर्नेस रेकमेंड किए वो नेचुरल फर्नेस है। वो ये जो ग्लाइकोल बॉयलर है वो नेचुरल ड्राफ्ट नहीं है? हाँ, वो नेचुरल ड्राफ्ट है, लेकिन ये है कि उसमें एक अलग चीज़ है, वो फायर ट्यूब है। फायर ट्यूब में और इसमें फ़र्क है। ये जो है ये फ्लूइड बेस्ड है, ये फ्लूइड ट्यूब कहलाएगा। तो बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी वाकई में। ये हमारे साथ उसमें जो मसला हुआ था
उसमें बैक फायर का मसला नहीं हुआ था, उसमें स्पूट का मसला हो गया था, क्योंकि उसका एयर रजिस्टर क्लोज था। तो वो नेचुरल ड्राफ्ट पे ऑपरेट कर रही थी, ज़बरदस्ती एयर उसमें जा नहीं रही थी, वो नेचुरल फ्लो से जा रही थी। जब आपने उसकी प्राइमरी एयर बंद कर दी तो उसमें ना सूट बिल्डअप शुरू हो गया। तो हम जो फर्नेस इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ये फोर्स ड्राफ्ट है। फोर्स ड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर इनलेट पे फोर्स करके ब्लोअर की मदद से एयर दे दी। ये इंड्यूस ड्राफ्ट तब कहलाता, इंड्यूस ड्राफ्ट ये तब कहलाता अगर इसके स्टैक पे मेरे पास एक लोड लगा हुआ होता और वो इसको एयर को खींच रहा होता, तो फिर वो इंड्यूस ड्राफ्ट कहलाता है। और बैलेंस ड्राफ्ट कब कहलाता है? बैलेंस ड्राफ्ट कब कहलाता है? मैं यहाँ से इसको फोर्स ड्राफ्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे इंड्यूस ड्राफ्ट के लिए एक लोड लगा हुआ है, तो फिर वो बैलेंस ड्राफ्ट कहलाता है। बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेसेस पाकिस्तान में गिनती की हैं, मतलब बहुत ना होने के बराबर है, और उसका ऑपरेशन भी बड़ा क्रिटिकल होता है। मैंने जो आपको ग्लास ट्यूब वाली फर्नेस की एग्जांपल दी थी, वो बेसिकली एक बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेस थी, और ये वही फर्नेस थी जिसमें पाइपों में इंसिडेंट हुआ था। बहुत मुश्किल ज़माना फर्नेस। तो अब हमें यहाँ पर मसला क्या आ रहा है? एक चीज़ है जो कि हम लोगों ने ऑब्जर्व की है इसके ड्राफ्ट के अंदर, कि जिस हीटर में मसला आ रहा है उसका ड्राफ्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पे होता है। पॉजिटिव साइड पे होने की वजह से बेसिकली तो उसको बैक फायर करना चाहिए, लेकिन वो बैक फायर क्यों नहीं करता? क्योंकि फोर्स ड्राफ्ट है, उसका पूरा जो पुल है वो बाहर की तरफ है। लेकिन अगर ये नेचुरल होता तो हम लामहला तौर पे बैक फायर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली इसको ऑपरेट किस पे करना है? हमें इसको ऑपरेट करना है स्लाइटली नेगेटिव की तरफ। अगर हम हीटर 2 की एग्जांपल लें तो हीटर 2 जो है वो नेगेटिव ड्राफ्ट इंडिकेट कर रहा है और वो बिल्कुल ओके चल रहा है। उसका जो बॉक्स है वो मतलब समझ लें कि उसमें एयर प्रेशराइज्ड कंडीशन में नहीं है, या फ्यूल मिक्सचर जो है वो प्रेशराइज्ड कंडीशन में नहीं है। इसका ना फ्लो पाथ बता रहा है कि गैस का फ्लो पाथ क्या है। ये हॉरिजॉन्टल फर्नेस है, इसमें वो जोन जहाँ पर आपको फ्लेम बर्न होता हुआ नजर आ रहा है, ये इसका रेडिएंट जोन है। रेडिएंट जोन वो जोन कहलाता है जहाँ पर वो डायरेक्ट जो ट्यूब्स होती हैं वो एक्सपोज होती हैं रेडिएशन से और डायरेक्ट हीट ले रही होती है। उसके बाद आता है उसका कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन जो है वो बनता है इसके पीछे। बेसिकली क्या है? ये डबल हेलिकल कॉइल है। डबल हेलिकल कॉइल का क्या मतलब है? हेलिकल का मतलब स्प्रिंग की तरह ना, तो ये स्प्रिंग बना हुआ अंदर एक, ये इसकी इनर कॉइल कहलाती है, और फिर एक इसकी है आउटर कॉइल, और ये दोनों कॉइल्स जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, कंसेंट्रिक है, मतलब एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल। होता क्या है कि नॉर्मली अगर हम बाहर से फर्नेस को देखते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर फ्लेम जला और यहाँ पर स्टैक इसके साथ कनेक्टेड है और स्टैक से निकल के बाहर चला गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हीट रिकवरी करना चाहते हैं। उसके लिए आपके लिए लाजमी है कि जो आपका मैक्सिमम आपके पास अवेलेबल सरफेस एरिया हो, ताकि हीट फ्लक्स जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो सके। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इसका ये डिज़ाइन है। यहाँ तक तो रेडिएंट जोन था, उसने गर्म कर दिया, वो फ्लू गैसेस बाहर जा रही हैं। फ्लू गैसेस क्या करेंगी? यहाँ से निकलते हुए इधर तक आएंगी, यहाँ पे उनको सीन मिलेगा, यहाँ से वो वापस रिटर्न जाएंगी और फिर तीसरा पाथ बनाते हुए यहाँ से आएंगे। मतलब कि फ्लू गैसेस जो है वो 3 दफ़ा ट्रैवल करेंगे, और फिर यहाँ पर इस पे ओपनिंग है जो कि स्टैक में खुलती है, और स्टैक में खुलती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। और आप इसको खुद भी विटनेस कर सकते हैं किस तरीके से। जो थर्मल इमेज सेंसिंग कैमरा है, अगर आप उससे देखते हैं तो आपको बाकायदा जो जहाँ पे स्टैक है आपको 2 ना आर्क बने हुए नज़र आते हैं, जहाँ से आपको पता चलता है कि ये वो पाथ है जहाँ से ओपनिंग दी हुई है और एयर फ्लू गैसेस निकल के स्टैक में जाती है। और बर्नर के आसपास जो है वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, और एंड पे भी जो इसकी सीरेट है वो भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल की खासियत क्या होती है कि जब वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाता है तो उसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है ना सरफेस पे, वो चेंज होकर ना एक एमल्गम की फॉर्म में आ जाती है, एक समझ लें कि नरम स्पॉन्ज की तरह ना। उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो अगर प्रेशर वेरिएशन आती है वो उसको
को एब्जॉर्ब करने के काबिल हो जाता है और वो टूटता या बिखरता नहीं है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी आएगी। आपसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि हमारा जो फर्नेस है 93% एफिशिएंसी में भी जा सकता है, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्लास लगेगी। ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है इकोनोमाइजर। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से जो फ्लू गैसेज जा रही हैं, उसी में से कुछ फ्लू गैसेज को हम लोग दोबारा एयर के साथ इसके अंदर दे देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि प्री हीट एयर जाती है। डेफिनेटली अगर आप एम्बियंट पे एयर ले रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कम है, आप उसको थोड़ा गर्म करके देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो सेंसिबल हीट रिक्वायरमेंट थी एयर की, अपनी सेंसिबल हीट रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी जो होती है फर्नेस की बढ़ जाती है। और फिर यहाँ पे एक नई टर्म आती है जो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे किसी मकसद की नहीं है, वो टर्शरी है। अभी तक हमने कमर्शियल एयर की दो टाइप्स पढ़ी थी, प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर। फिर जब हम बात करते हैं इकोनोमाइजर के इस्तेमाल की, तो फिर हम टर्शरी एयर की तरफ मूव करते हैं। जब हमने इस फर्नेस पे ट्रबल शूटिंग शुरू की, तो जब आपके पास मसला आता है हीटर की एफिशिएंसी का, हीटर अपनी एफिशिएंसी नहीं दे पा रहा, तो सबसे पहला जो ख्याल होता है वही होता है कि ना एयर फ्यूल रेशो डिस्टर्ब। ठीक है, एयर फ्यूल रेशो पे ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंट की टीम को काफ़ी अर्से से काम कर रही है। दूसरा खदशा जो होता है वही होता है कि आपके पास ना फाउलिंग हो गई है ट्यूब्स पे। अब फाउलिंग की दो टाइप्स हैं, एक हो सकती है इंटरनल, एक हो सकती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब यह है कि विद इन ट्यूब जो ऑयल था वो इतना हीटअप हो गया कि उसने चोक कर दिया है, फ्लोटिंग कर दी। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली जो मेटल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है फ्लूइड के साथ वो नहीं हो पाएगा और जो टेम्परेचर है वो इनएफिशिएंटली अचीव होगा। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सटर्नल फाउलिंग। एक्सटर्नल फाउलिंग का मतलब क्या है कि उसमें सूट या कोई भी और चीज़ डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई ट्यूब के ऊपर, और उसने भी बैरियर बना दिया कि रेडिएशन जोन में या कन्वेक्शन जोन में मैक्सिमम टेम्परेचर हम अचीव ना कर पाए। अब जो चीज़ चेंज हुई है वो चीज़ क्या है, वो है किन्जा फ्यूल। ठीक है, वो उस पर मैक्सिमम पे आ गए। अब जब किन्जा पे आए तो वो तो हम आए 14 दिसंबर 2021 को। ठीक है, उसके बाद ATA हुआ, ATA में फर्नेस जब खुला तो उसकी बिल्कुल मिंट कंडीशन थी, और हमें वेंडर ने भी कहा कि ये बहुत अच्छी कंडीशन में, इसके ऊपर एक्सटर्नल फाउलिंग नहीं है। तो उसी को हम बेस लाइन करते हैं कि एक्सटर्नल फाउलिंग तो नहीं है, क्योंकि कोई कंडीशन चेंज नहीं है। अगर हम इंटरनल फाउलिंग की बात करें तो इसकी डेटा शीट हमें एक सजेस्ट करती है, ये 37 PSI का इनलेट और आउटलेट पे डेल्टा B का फर्क आ सकता है मैक्सिमम। अगर इससे ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि फाउलिंग की तरफ है। अभी जो इसका डेल्टा चल रहा है वो चल रहा है 28 से 30 PSI के बीच में दोनों फर्नेसेस। इसका मतलब है कि इंटरनल फाउलिंग भी नहीं है। तो दोनों तरह की जो फाउलिंग है वो हो गई आउट ऑफ क्वेश्चन। एयर फ्यूल रेशो पर बहुत अर्से से काम कर रहे हैं, शायद उसका कोई मामला निकला है, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं 50% वो भी आउट ऑफ क्वेश्चन। अब एक खदशा जो ऑपरेशन की टीम में आपने आपस में डिस्कस किया और हमने मैकेनिकल से भी शेयर किया है कि शायद एक चीज़ हो सकती है, वो क्या है कि हमारा मसला क्या आ रहा है कि ये फर्नेस का डिज़ाइन है 1.2 mm CFD मैक्सिमम फ्यूल गैस के ऊपर। इस कंडीशन में जो हमने कैलकुलेट किया था कि इसको कितना फ्यूल कंज्यूम करना चाहिए, वो है 0.7 mm CFD। और सेम बात वेट की, जो कि एक आउटसोर्स वेंडर थे हाजिर साहब चार्टर्ड इंजीनियरिंग के, उन्होंने बोला 0.685 फ्यूल इसमें बर्न होना चाहिए। अभी इसमें फ्यूल कितना बर्न हो रहा है 0.47, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि स्टैक टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद यहाँ से इसकी जो सील है उसमें कोई इशू है, और बजाय कि वो पाथ पूरा करे, पाथ पूरा करने की बजाय यहीं से लीक हो रही है और वो स्टैक का टेम्परेचर बढ़ा रही है। अच्छा, अब इसकी एक और चीज़ तो हम इसको विटनेस कर सकते थे, एसेस कर सकते थे, वो क्या था कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर स्टैक टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसके शेल का टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए बाहर से। बस बेशक वो इंसुलेटेड है, लेकिन उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है स्टैक का टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन जब हम थर्मल इमेज कैमरा से या थर्मल गन से इसको देखते हैं तो इसका जो शेल टेम्परेचर है वो कम है, लेकिन स्टैक टेम्परेचर ज़्यादा है। जो हीटर सही ऑपरेट हो रहा है उसको अगर देखते हैं उसका स्टैक टेम्परेचर जो है वो कम है, लेकिन उसका शेल टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं, वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो सही ऑपरेट हो रहा है उसमें पाथ पूरा हो रहा है, उसको अपना पूरा सरफेस एरिया कवर करते हुए फ्लो गैसेस निकल
यही वजह है कि उसके शेल का टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन जिस हीटर में हमें मसला आ रहा है उसके शेल का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब हो सकता है कि तमाम गैसेस ये पाथ पूरा नहीं कर रही, बीच में कोई ब्रीच हो गई है और वहाँ से जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है। तो ये एक हमारा खर्चा है। हम इसके तौर पे इनर कॉइल को टेम्परेचर ज़्यादा करना चाहिए और जो बाहर वाली कॉइल है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हीटर में इशू है दोनों कॉइल्स की आउटपुट एक ही जैसी है। ऑयल टेम्परेचर आपका अचीव हो रहा है। अगर ये इशू हो ना तो एक जो आउटर कॉइल है उसकी आउटपुट सिर्फ कम होती है। सर वो हाँ 22 से 25 का डिग्री का चल रहा है। इसमें ये प्रॉपर हीट ट्रांसफर भी फिर नहीं हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल जो आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही तो आपका ऑयल टेम्परेचर किसी सूरत भी अचीव 390 या 3 अचीव नहीं हो सकता। वो भी आपके जो फ्यूल क्या है बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है। फ्यूल चल रहा है वो 0.4 पे भी चल रहा अगर है। बिल्कुल भी यहाँ से नहीं आएगी ना फिर तो हम कहेंगे कि वाकई में बहुत डिफरेंस बढ़ जाएगा इसके अंदर। लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ से क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके अलावा कोई ब्रीच है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है कि बेसिकली हम अगर समझे ना कि हमने फर्नेस से जितना चाहे टेम्परेचर ऊपर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। फर्नेस डिज़ाइन होती है एक कैपेसिटी के हिसाब से कि वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क डाल सकती है। वैसे तो हम BTU पर आवर के अंदर उसको कैलकुलेट करते हैं, ये 42 MMBTU और पर आवर की फर्नेस है। लेकिन अगर हम लेमन की ज़बान में बात करें तो ये फर्नेस डिज़ाइन है 69 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए। इसका क्या मतलब है, इस हम पंप पे बात करते हैं ना डिफरेंशियल की, इतना इसके सेक्शन पे लेंगे, आउटलेट पे डिफरेंशियल डाल के इतना ले देगा, सेम वही वाली बात है। तो ये इतना इससे ऊपर नहीं आ सकती इसकी एफिशिएंसी। तो हम बेसिकली कोशिश क्या कर रहे होते हैं, हम हमेशा ऑपरेशन बात कर रहे होते हैं रिटर्न की, बाकी बात कर रहे होते हैं सप्लाई की। हम रिटर्न की बात क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब रिटर्न टेम्परेचर जो है हमारा अचीव हो जाएगा तो हम आराम से इसके ऊपर ना आउटलेट टेम्परेचर अचीव करने का। अच्छा भाई, जैसे बयानिया है कि शॉर्ट हो गया, लीक हो गया, इसको और बेहतर बनाने के लिए किया नहीं जा सकता कि वो हम फ्यूल जो ओरिजिनल है वो लगा के एक दिन वो टेस्ट कर लें कि बयानिया और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वो भी ऐसा है कि ये 2 दफ़ा प्रैक्टिस हो चुकी है इन दोनों के अंदर, हो चुका है। और हमने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि पौने फ्यूल पे स्विच हुआ, हमने मुख्तलिफ ब्लेंड बनाए। हम सिर्फ GPF 1 पे गए, हम सिर्फ GPF 2 के फ्यूल पे गए, हम दोनों के ब्लेंड पे गए, हम किन्जा को कम करते हुए तीनों को मिला के चलाया, हर तरह का ब्लेंड बना के देख लिया और उसको रिटेन भी किया 2-3 घंटे के क्या फ़र्क आता है, लेकिन फ़र्क नहीं। ठीक है, थैंक यू।